अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित सम्मान और पुरस्कार। पहला आता है रानी दुर्गावती सम्मान, जो कि 2008 से दिया जा रहा है। तो रानी दुर्गावती कैसे लड़ती थी? बिल्कुल ठाठ से लड़ती थी। तो 2008 में इसको सम्मान को देने का स्टार्ट किया गया है। आदिवासी पारंपरिक संज्ञानात्मक कला, शिल्प, समाज सेवा, प्रशासन, अद्वितीय उपलब्धि, योगदान के लिए आदिवासी महिलाओं को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? आदिवासी महिलाओं को दिया जाता है। इस राष्ट्रीय सम्मान के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। रानी दुर्गावती में कितने लाख रुपए की राशि मिलती है? 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। प्रशस्ति पत्र मिलता है। सम्मान में एक कृति, रचना और उनकी उपलब्धि के नाम पर न होकर सुदीर्घ साधना एवं उपलब्धि के लिए दिया जाता है। यह सम्मानित वर्ष 2008 में रानी दुर्गावती सम्मान श्रीमती रोज केरकेट्टा को दिया गया था, जो कि झारखंड से थी। 2009 में श्रीमती भूरीबाई को, और झाबुआ की हैं जो मध्य प्रदेश से, और श्रीमती दुर्गाबाई ब्याम को दिया गया था। सुनी पूरी डिंडोरी की संयुक्त रूप से इनको सम्मान किया गया था। देखो 2008 में किसको दिया गया था? 2008 में श्रीमती रोज केरकेट्टा को दिया गया था। श्रीमती 2009 में किसको दिया गया? भूरीबाई को दिया गया था, जो कि झाबुआ की हैं। दुर्गाबाई जो कि ब्याम सिनपुरी डिंडोरी से हैं, इनको संयुक्त रूप से दिया गया था। रानी दुर्गावती सम्मान कब से दिया जा रहा है? 2008 से दिया जाता है। आदिवासी महिलाओं को दिया जाता है उनकी समाज सेवा, शिल्प और प्रशासन के में अद्वितीय उपलब्धि के लिए दिया जाता है। 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। अब आते हैं ठक्कर बाबा राष्ट्रीय सम्मान 2008 से मिलता है। ये ठक्कर बाबा भी 2008 से मिलता है। गरीब, पिछड़ी और आदिवासी समुदाय की ममतापूर्ण सेवा और सुदीर्घ साधना के लिए इनको दिया जाता है। संस्था को भी दिया जा सकता है, व्यक्ति को दिया जा सकता है और साधना को दिया जा सकता है। मतलब जो संस्था होती है उनको दिया जाता है। यह राष्ट्रीय सम्मान के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। रानी दुर्गावती में भी 2 लाख रुपए मिलते हैं और ठक्कर बाबा में भी 2000 रुपये, मतलब 2 लाख रुपए मिलते हैं। इसमें प्रशस्ति पट्टिका दी जाती है। सम्मान के लिए कृति, उपलब्धि के लिए ना होकर सुदीर्घ साधना और उपलब्धि में दी जाती है। इसके वर्ष 2008 में किनको दिया गया था? स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन केरल को सम्मानित किया गया था, और 2009 में बंधु परिषद कलकत्ता को दिया गया था। 2008 में स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन को दिया गया था, जो कि कहाँ पे है? केरल में स्थित है। और बंधु परिषद कलकत्ता को 2009 में दिया गया था। अब आते हैं विष्णु कुमार शर्मा सेवा सम्मान। विष्णु कुमार सेवा सम्मान यह मध्य प्रदेश शासन में समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। अद्वितीय योगदान के लिए, संवेदनशीलता, अनुकरणीय पहल के लिए विख्यात समाजसेवी और सेवा भारती के संस्थापक स्वर्गीय श्री विष्णु कुमार की स्मृति में इसको दिया जाता है। विष्णु कुमार समाज सेवा सम्मान सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2010 से इस सम्मान को स्टार्ट किया गया है। तो विष्णु भगवान दशावतार बोलते हैं जिनको, है ना। विष्णु कुमार सम्मान किसमें दिया जाता है? 2010 से दिया जाने लगा है। इनने क्या किया था? इनने सेवा भारती के संस्थापक थे। सेवा भारती के संस्थापक थे, समाज सेवी भी रहे हैं ये। विष्णु कुमार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सेवा सम्मान मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति समुदाय के लिए दिया जाता है, मतलब SC के लिए दिया जाता है ये, है ना। निस्वार्थ सेवा के लिए व्यक्ति स्वयंसेवी संस्थानों को अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा यह राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाता है। यह राज्य स्तरीय सम्मान के अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया जाता है। प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और विष्णु कुमार अनुसूचित जाति सम्मान सेवा सम्मान देकर एक उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि उनकी समग्र उत्थान के लिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन और असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। मतलब एक काम के लिए नहीं दे सकते, मतलब उन्होंने यदि पूरा बहुत सारा बहुत अच्छा काम किया हो, समग्र उत्थान या फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो और असाधारण उपलब्धि हासिल की हो, तब उनके लिए दिया जाता है। कितने रुपए मिलते हैं? 1 लाख रुपए की राशि मिलती है विष्णु कुमार अनुसूचित जाति सम्मान के लिए, मतलब SC के लिए दिया जाता है। और विष्णु कुमार अनुसूचित जाति से आता है अब अनुसूचित जनजाति सम्मान समाज सेवा सम्मान। यह अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को दिया जाता है। निस्वार्थ सेवा के लिए व्यक्ति और स्वयंसेवी संस्थानों को अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा यह सम्मान राज्य स्तर पर दिया जाता है। यह सम्मान 1 लाख रुपए की राशि के सम्मान निधि प्रशस्ति पत्रिका दी जाती है। विष्णु कुमार जनजाति सम्मान सेवा सम्मान किसी एक उपलब्धि के लिए ही ना होकर अनुसूचित जाति क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन और असाधारण उपलब्धि के लिए इनको दिया जाता है।
वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह राष्ट्रीय पुरस्कार 2008 से दिए जाते हैं। यह सम्मान भारतीय साहित्य के क्षेत्र में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टता पर लेखन के बाद आदिवासी पारंपरिक कलाओं में दिया जाता है। इस सम्मान में के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, प्रशस्ति पट्टिका दी जाती है और सम्मान किसी कृति, रचना या उपलब्धि में के लिए ना होकर बल्कि सुदीर्घ साधना पर उपलब्धि के लिए दिया जाता है। इसको कब से सम्मानित किया गया है? 2008 से किया है। दुर्गावती सम्मान, ठक्कर बाबा सम्मान और वीर शंकर शाह सम्मान भी 2008 से दिए जाते हैं, लेकिन जो अपने विष्णु कुमार सेवा सम्मान था वो 2010 से दिया जाता है। अब आते हैं 2008 में किसको दिया गया था? तो किन फान सिंह को दिया गया था, जो कि नौक किन रिह मेघालय से सम्मानित थे। और 2009 में किनको दिया गया है? तो जी हाँ, जिव्या सोमा माशी को दिया गया है, जो है महाराष्ट्र के हैं। और डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, और जो कि भुवनेश्वर की संयुक्त रूप से दिया गया था। किन किन को दिया गया? 2008 में वीर शंकर शाह सम्मान दिया गया था। शंकर शाह, तो शंकर जी के पास क्या होता है? नाग होता है, तो उनके देखो नाम में दिखाया गया है क्या? नोंग। तो नोंग किन रिंग को दिया गया था, जो कि मेघालय के थे। किन फाम सिंह कोंगरिंग रेन मेघालय के थे। और 2009 में जीवा सोम माशी महाराष्ट्र के और महेंद्र कुमार मिश्रा भुवनेश्वर को संयुक्त रूप से दिया गया था। अब आते हैं जननायक टंट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान। इसकी भी स्थापना, टंट्या भील राज्य की सम्मान की भी स्थापना 2008 से हुई थी। यह सम्मान शिक्षा और खेल गतिविधियों में दिया जाता है। तो ये किस में दिया जाता है? टंट्या भील, तो ये खेल में और शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें साधना उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आदिवासी युवाओं को दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि मिलती है। जैसे विष्णु कुमार सम्मान में 1 लाख रुपए की राशि मिलती है, वैसे टंट्या भील में भी 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके सम्मान में एक उपलब्धि ना होकर बल्कि शिक्षा, खेल और विशिष्ट प्रदर्शन में दीर्घकालीन साधना के लिए इसको दिया जाता है। और 2008 से दिया गया है। सबसे पहले राजा राम मौर्य को दिया गया था टंट्या भील सम्मान। टंट्या भील किसको दिया गया था? राजा राम मौर्य देवास से सम्मानित थे। अब आते हैं जनजाति के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये देखिए इस वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील जनजाति पाई जाती है। यहाँ मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है सहरिया, और पूर्वी जो रीवा पन्ना वाला क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है कोल। और जो बैगा जनजाति है वो पाई जाती है यहाँ, ये बैगा है। ये छिंदवाड़ा में भारिया पाई जाती है। और यहाँ गोंड, कोरकू जनजाति वगैरह यहाँ पे ये पाई जाती हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियाँ। मध्य प्रदेश में बैगा, भारिया, सहरिया 3 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। तो कौन कौन सी जनजाति हैं विशेष पिछड़ी हुई? तो बैगा, भारिया और सहरिया 3 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। राज्य शासन द्वारा 11 पिछड़ी विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण का गठन किया गया है। तो क्या कितने का किया गया है? 11 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण का गठन किया गया है, जो मंडला, बेहट, बालाघाट, डिंडोरी, पुष्पराजगढ़, शहडोल, उमरिया, ग्वालियर और में स्थित है। तो कहाँ कहाँ है? मंडला में है। पहले तो आते हैं मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, ग्वालियर, दतिया जिला, श्योपुर, भिंड, मुरैना जिला में सहित, मतलब श्योपुर में स्थित है। शिवपुरी, अशोकनगर जो कि गुना अशोकनगर सहित है। तामिया छिंदवाड़ा में स्थित है। इन प्राधिकरणों में से चिन्हित किए गए हैं 2311 ग्रामों में विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए 5.51 लाख आदमियों का निवास करते हैं। तो इनको कितने केंद्र बनाए गए? तो 11 केंद्र बनाए, जहाँ मतलब जनजाति ज़्यादा बाहुल्य क्षेत्र हैं जो वहाँ पे बनाए गए, जैसे मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, ग्वालियर, दतिया, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी और गुना में बनाई गई। तो गुना में देखो शहडोल मतलब अशोकनगर भी आ जाता है, तो गुना में है। एक शिवपुरी है। और श्योपुर में 2 जिले आ जाते हैं, श्योपुर, भिंड और मुरैना। जबकि ग्वालियर में कौन कौन? दतिया आ जाता है और ग्वालियर भी आ जाता है। उमरिया में उमरिया आ जाता है, शहडोल और पुष्पराजगढ़ में अनूपपुर आ जाता है। अब आते हैं चिन्हित क्षेत्रों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु योजना बनाने, क्रियान्वयन, अनुसरण और मूल्यांकन करने के लिए गवर्निंग बॉडी के गठन का प्रावधान है। मतलब इसकी जितनी भी गवर्निंग है, क्रियान्वयन है और मूल्यांकन करना है, वो कौन करता है? इसमें गवर्निंग बॉडी करती है, मतलब सरकार करती है इसका पूरा प्रावधान। विशेष पिछड़ी जाति समुदाय सदस्यों को ही अध्यक्ष और संचालक मंडल के सदस्य के रूप में चुना जाता है। मतलब जो विशेष पिछड़ी जाति है उन्हीं के सदस्यों को, जो उन्हीं के लोग होते हैं वो ही इसके अध्यक्ष बनते हैं और संचालन मंडल के सदस्य होते हैं। 2 वर्षों के लिए इनको मनोनीत किया जाता है। मतलब कितने वर्षों तक के लिए होते हैं? इसमें 2 वर्षों के लिए इसका गठन किया जाता है, हर 2 वर्षों के लिए। संचालक मंडल में अभिकरण क्षेत्र से संबंधित आदिवासी विधायक
जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष को सदस्य के रूप में रखा जाता है। तो इसके जो मतलब अध्यक्ष मतलब उसमें सदस्य और कौन कौन होते हैं संचालन मंडल में? संचालन मंडल में इनकी जाति के सदस्य तो होते हैं, अध्यक्ष भी इन्हीं की जाति का होता है या फिर इन्हीं की कास्ट मतलब इन्हीं के समूह से होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आदिवासी विधायक भी होता है, जो जिला पंचायत है उसका अध्यक्ष होता है, जनपद पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, इसमें सदस्य होते हैं। संबंधित अधिकरण के प्रयोजन प्रशासक, सहायक आयुक्त, जिला संयोजक, सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं या काम निष्पादित करते हैं। तो इसमें कौन कौन करता है? जो वहाँ का अभिकरण की परियोजना का प्रशासक है वो, और सहायक आयुक्त मतलब जो उनकी सहायता करने के लिए आयुक्त बनाए गए थे वो जिला संयोजक, जो जिला का संयोजक सदस्य सचिव होता है वो इसके क्या होते हैं? इसके कार्य संपन्न कराते हैं। जनजाति प्राधिकरण के दायित्व क्या क्या होते हैं? प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं अशासकीय सदस्यों को राज्य शासन द्वारा मानदेय और अन्य सुविधा प्रदान की जाती हैं। तो इनके लिए कैसे होते हैं? अध्यक्ष एवं अशासकीय सदस्यों को राज्य शासन द्वारा कुछ मानदेय मतलब इनके लिए वेतन वगैरह दिया जाता है। इन प्राधिकरणों के कार्य क्षेत्र में वर्तमान में संचालित क्षेत्रीय अभिकरण और राज्य के विभिन्न जिलों में सेवा या निवासरत समस्त विशेष पिछड़ी जाति बैगा, भारिया, सहरिया शामिल होते हैं। जो इनकी संचालन होते हैं, इस संचालन क्षेत्र में जो अभिकरण के सदस्य होते हैं उसमें राज्य के विभिन्न सेवा में जो निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति होते हैं उसके सदस्य इसमें शामिल किए जाते हैं। इन प्राधिकरणों का गठन इन समाज के व्यक्तियों को राज्य स्तर के नीतिगत निर्णय एवं राजनीतिक विषय पर निर्णय लेने हेतु प्रतिनिधि मिलेगा। अब देखो, जैसे कोई राज्य ने कोई नीति बनाई या फिर राजनीतिक विषय चल रहा है तो उसमें इन जातियों को पता ही नहीं है, तब उनके एक सदस्य को या फिर उन समाज के सदस्यों को इसको जोड़ने का मतलब क्या है कि वो नीतिगत निर्णय ले सकें, कि मतलब नीति में भी अपने कुछ योगदान दे सकें, और राजनीतिक विषयों पर भी निर्णय हेतु उनका प्रतिनिधि मिल जाएगा कि वो भी इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे विभिन्न विकास और कल्याणकारी विभागों में बेहतर समन्वय और अभिकरण सुनिश्चित हो पाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो विकास के काम है वो और जल्दी कल्याणकारी हो जाएंगे, जल्दी से चलने लगेंगे और सुनिश्चित उनका हो जाएगा, क्योंकि उनको जो बनाने वाला है वो उन्हीं की जाति का है, उन्हीं के समूह से आता है, तो उसको पता होगा कि कितना पावरफुल है, कितना ज़रूरी है ये, तो वो इसमें योगदान देंगे। अभिकरण के कार्य क्षेत्र के बाहर विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु संचालित योजना के संबंध में प्राधिकरण आवश्यक अनुशासन कर सकती है। मतलब इसमें जो जितनी प्राधिकरण में कोई आवश्यक अनुशासन करने होंगे तो वो कर सकती है। अब आती है मध्य प्रदेश में जनजाति विकास प्राधिकरण कौन कौन से हैं? तो अपने मध्य प्रदेश में कितनी जनजाति हैं पिछड़ी? 3 जनजाति हैं, बैगा, सहरिया और भारिया। लेकिन उनके लिए बनाए गए हैं कितने? 4 प्राधिकरण, बैगा, सहरिया, भारिया और बैगा, सहरिया, भारिया प्राधिकरण, मतलब इनका एक 3 का संयुक्त बनाया गया है। फिर एक सहरिया जनजाति विकास प्राधिकरण, बैगा जनजाति विकास प्राधिकरण और एक आता है भारिया जनजाति विकास प्राधिकरण। एक कितने बनाए गए हैं प्राधिकरण? 4 प्राधिकरण बनाए गए हैं। 3 विशेष जाति हैं, बैगा, सहरिया, भारिया। तो एक पहला है किन तीनों के लिए है? तो बैगा, भारिया, सहरिया प्राधिकरण, फिर सहरिया जनजाति विकास प्राधिकरण, बैगा जनजाति विकास प्राधिकरण और भारिया जनजाति विकास प्राधिकरण। अब आते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्र जनसंख्या। जो पिछड़ी जनजाति है उनकी क्षेत्र की जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है और कौन कौन सा क्षेत्र इनका? विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया, बैगा, भारिया हेतु राज्य स्तरीय विकास प्राधिकरण निम्नानुसार किया गया है। मतलब इनके लिए क्या, जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उनके लिए अलग अलग प्राधिकरण बनाए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। तो सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो जो उत्तर भारत वाला मध्य प्रदेश का एरिया है ना, इसमें पूरे में सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो इनकी जो क्षेत्र बनाए जाएंगे वो यहीं बनाए जाएंगे प्राधिकरण। तो सहरिया जनजाति विकास प्राधिकरण ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, श्योपुर, भिंड और मुरैना में पाई जाती हैं। तो कौन कौन से हैं? तो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, श्योपुर और भिंड, मुरैना में ये पाई जाती है। इनकी जनसंख्या कितनी है ऐसे याद कर लो, 41, 71, 71, 41, 71, 71। तो ये किसकी जनजाति है? ये सहरिया की है। 41, 71, 71 सहरिया जनजाति की जनसंख्या है। अब आती है बैगा विकास प्राधिकरण। मतलब बैगा कहाँ पाई जाएगी? तो उनके रीजन में इनको बनाया जाएगा। तो देखो बैगा कहाँ पाई जाती है? अपने मध्य प्रदेश के पूरी वाले रीजन में पाई जाती है, उमरिया ये वाले में, इसमें इनके प्राधिकरण बनाए जाएंगे। तो ये क्या है? बैगा जनजाति। तो ये कहाँ पाई जाती है? डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मंडला और बालाघाट।
अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, यहाँ पे पाई जाती है बैगा जनजाति। और इनकी संख्या कितनी होती है? 13, 14, 25, 13, 14, 25, 13, 14, 25। और सहरिया कितनी थी अपनी? 41, 71, 71, 41, 71, 71 सहरिया थी। और अपनी बैगा कितनी है? 13, 14, 25। और ये पूरी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब आती है भारिया विकास प्राधिकरण, ये मेन छिंदवाड़ा में पाई जाती है, पातालकोट में, लेकिन तामिया में भी पाई जाती है। तो ये कहाँ पे मिलेगी अपन को भारिया देखने के लिए? तो सिर्फ एक ही जिला है, छिंदवाड़ा वाला। तो ये भारिया वाला प्राधिकरण भी यहीं बनाया गया होगा। इनकी जनसंख्या 2012 में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बाहुल्य 15 जिले में निम्नानुसार थे, जो कि 11 अभिकरण गठित किए गए हैं। तो ये है। अब आते हैं एक नज़र में इनकी संविधान में परिभाषा की, मतलब इनको संविधान में किस में परिभाषित किया गया है। तो भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति के लिए परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 366 में। 366 के 24 में अनुसूचित जाति मतलब SC शेड्यूल्ड कास्ट के लिए परिभाषित किया गया है। और SC ST किस में चुने जाते हैं? तो ये हैं 366 के 25 में ST आते हैं। अब आते हैं संवैधानिक विवरण कहाँ दिया गया है? संविधान में उनका विवरण दिया गया है या वर्णित किया गया है। तो इनको किया गया है वर्णित, 341 में इनको वर्णित किया गया है संविधान में अनुसूचित जाति को। मतलब एक कास्ट कितनी होती है? थोड़ी सी कम होती है ना, जैसे कास्ट कम है और अनुसूचित जाति ट्राइबल के लिए ज़्यादा स्थान दिए गए हैं, तो अपन उनके लिए ज़्यादा स्थान देंगे और हर चीज़ उनकी ज़्यादा होगी। देखो जैसे कि अपना परिभाषा थी तो 366 के 24 में दी गई थी, क्योंकि 24 एक कम होता है। और 366 25 में किनकी दी गई है? ST की दी गई है। इनको वर्णित कहाँ किया गया है? तो इनको 141 में किया गया है, 1 की शक्ति दी गई है SC को, और जो ST हैं उनको 2 की दी जाएगी, तो 342 में दी गई है। इनकी जनसंख्या कितनी है? तो जो अनुसूचित जाति है मतलब SC है, तो वो उनकी 15.60% है। मतलब इनकी संख्या भी ज़्यादा नहीं है, 15% है SC वाले, लेकिन ST कितने हैं? तो ये 21% है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? तो SC मतलब C मतलब क्या होता है? कास्ट है ना। तो सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो ये अपनी इंदौर में पाई जाती है। लेकिन जो ST हैं वो कहाँ पे रहते हैं? जंगलों में रहते हैं और थोड़ी से जनता से कटे रहते हैं, है ना, शहरी जीवन से कटे रहते हैं। तो वो कहाँ पे है? धार में है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे है इनकी? तो न्यूनतम जनसंख्या जहाँ पे ST ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे SC कम होंगे। तो झाबुआ में SC कम है और भिंड में ST कम है। अब सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या SC का कहाँ पे है? उज्जैन में। और ST मतलब अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा प्रतिशत में है अलीराजपुर में। अब आते हैं सबसे न्यूनतम कहाँ पे है? तो देखिए जैसे कि SC की जनसंख्या झाबुआ में कम थी, ऐसी प्रतिशत भी झाबुआ में ही कम है। और ST मतलब अनुसूचित जनजाति का भिंड में संख्या कम थी और वैसे ही उनका प्रतिशत भी भिंड में कम है। अब आती है मध्य प्रदेश में जनजातियों की सर्वाधिक संख्या और सर्वाधिक प्रकार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं संख्या में, और सबसे ज़्यादा टाइप में ही पाए जाते हैं। लगभग 24 प्रमुख जनजातियाँ सहित 46 अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं। मतलब ये जो प्रमुख हैं वो 24 हैं, लेकिन कितने इनके साथ 46 जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जनजाति के आधार पर इनका क्रम कैसा है? तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है भील जनजाति, फिर गौंड, फिर कोल जनजाति। सबसे ज़्यादा कौन सी जनसंख्या पाई जाती है? तो भील पाई जाती है, फिर गौंड पाई जाती है और फिर कोल पाई जाती है। मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना 1964 में की गई थी। तो आदिम जनजाति की स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी। हाँ, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका नाम क्या रखा गया था? जनजाति कार्य विभाग रखा गया था। और इसका काम क्या है? तो ये आदिम जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना 1964 में की गई थी और इसका नाम क्या है? जनजाति कार्य विभाग। अब आते हैं प्रमुख जनजाति या आदिवासियों के नृत्य कौन कौन से करते हैं। तो पहले याद आते हैं प्रमुख आदिवासी नृत्य कौन कौन से हैं। तो बैगा, बिल्मा, गोंडी गोंड जनजाति करती है, रीना भी गोंड करती है। तो रीना और गेंडी अपन ने कल पढ़ा था। रीना कहाँ जा रही थी? अपने बैग में कर्मा लेकर जा रही थी, लेकिन कुछ गुंडे उसको मिल गए तो नीचे उसने सिर कर लिया और कैसी तिरछी आंखों से देखने लगी और वो कैसी लग रही थी? बिल्कुल सुंदरी। तो ये सब उसके नृत्य हैं, इनकी गौंड जनजाति के। तो बिल्मा कहाँ का है? बैगा का है। गेंडी या फिर गुंडी कहाँ की है? तो ये है अपनी गौंड की।
और रीना भी गोंड की है। चेरता चेरता मुड़िया की है, तो मुड़िया को छत्ता मुड़िया चेरता मुड़िया की है। कर्मा मंडला का है। कर्मा कहाँ का है? मंडला का है और बैगा जनजाति भी करती है। चटकूरा कोरकू करती है। चटकूरा कौन करती है? कोरकू करती है। मटकी मालवा में करती है। मटकी कहाँ पे किया जाता है? मालवा में किया जाता है। गोचो कौन करता है? तो गोचो करती है गोंड जनजाति। बिनाकी कौन करती है? तो बिनाकी करती है भोपाल के कृषकों द्वारा किया जाता है। तो बिनाकी। बिना हिलकी कौन करता है? नाकी नीचो, तो बिनाकी कौन करती है? भोपाल के कृषक द्वारा किया जाता है। टीना कौन करती है? तो गोंड जनजाति करती है टीना। गौण कौन करती है? सिंग माड़िया। गौण कौन करते हैं? सींग मारिया। गौड़ के जो सींग होते हैं उनको मार देंगे अपन, दिवाली पे मारे जाते हैं ना, वैसे ही गौड़ के सींग माड़िया। दादरा, तो ये दादरा बुंदेलखंड में किया जाता है। गरबा डांडिया, तो ये निमाड़ के बंजारे करते हैं। गरबा और डांडिया कौन करते हैं? निमाड़ के बंजारे करते हैं। सुगा कौन करता है? तो ये मैकाल श्रेणी में किया जाता है। मैकाल श्रेणी में कौन सब किया जाता है? सुगा किया जाता है। गरबा गरबी या फिर गरबा डांडिया कहाँ पे किया जाता है? निमाड़ के बंजारे करते हैं। दादर, ये बुंदेलखंड में किया जाता है। दादर या दादरा, तो गौर कौन करता है? सिंह माड़िया करते हैं। टीना गौण करती है। बिनाकी भोपाल के कृषक करते हैं। गोंड तो गोचो मटकी मालवा में होता है। चटकूरा कोरकू करती है। कर्मा ये मंडला में होता है और बैगा जनजाति करती है। छेरता कौन है? तो छेरता मुड़िया में है। रीना गोंड जनजाति करती है। गेड़ी गोंड बिलमा बैगा जनजाति किया जाता है। अब आते हैं कर्मा नृत्य। मंडला के आसपास क्षेत्र में गोंड और बैगा जनजाति के लोग क्या करते हैं? कर्मा नृत्य करते हैं। कर्मा नृत्य कर्म देवता के को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। किनको प्रसन्न करते हैं? ये अपने कर्म के देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कर्म की प्रेरणा देने वाला नृत्य है, मतलब ये कर्म करो और फल की चिंता ना करो, ऐसी प्रेरणा देने वाला नृत्य कौन सा है? कर्मा है। इसलिए गोंड और बैगा जनजाति करती है। जो आदिवासी या फिर ग्रामीण आदिवासियों में कठोर वन्य जीवन एवं ग्रामांचल में कृषि संस्कृति और श्रम पर आधारित हैं, वर्षा ऋतु को वर्षा ऋतु को छोड़कर प्रायः सभी ऋतुओं में यह नृत्य करते हैं। मतलब जो ग्राम में रहते हैं, वन जनजीवन से जुड़े हुए हैं, कृषि पर आधारित हैं, वे क्या करते हैं? सिर्फ वर्षा ऋतु को छोड़कर और सभी ऋतुओं में ये करते हैं। यह विजयदशमी से प्रारंभ होकर अगली वर्षा ऋतु तक आरंभ तक चलता है। मतलब जब तक वर्षा ऋतु नहीं आती तब तक चलते हैं। कब से स्टार्ट होता है? तो ये विजयदशमी से, मतलब दशहरा से स्टार्ट हो जाता है। इसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों भाग लेते हैं। मतलब कर्मा में कौन है? कर्म अपनी लड़का नहीं करेगा, लड़कियां भी करेंगी, तो पुरुष और स्त्रियां दोनों करती हैं। क्षेत्र भिन्नता के साथ गीत, लय, ताल, पद और संचालन आदि में थोड़ा थोड़ा सा अंतर आ जाता है। मतलब इनमें यदि क्षेत्र बदल रहा है तो इनकी ताल, लय, गीत, पद, संचालन वगैरह में ये चेंज हो जाते हैं। कर्मा को जीवन में प्रधान देने के विचार से इस नृत्य का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। कर्म को जीवन में प्रधानता देने के विचार से इसका संदेश दिया गया है। कर्मा गीतों में अधिकतर विविधता होती है। ये एक भाव और स्थिति के गीत नहीं होते। कर्म वास्तव में जीवन चक्र की कलात्मकता अभिव्यक्ति है। मतलब क्या है? ये कलात्मक अभिव्यक्ति है किसी भी वास्तव जीवन की। कर्मा नृत्य। अब आता है क्या? परधोनी नृत्य। ये बैगा जनजाति की तरह किया जाता है। जैसे वो कर्मा नृत्य बैगा और गोंड जनजाति कर रही थी, ऐसे जो परधोनी होती है वो कौन करती है? बैगा जनजाति करती है। विवाह के अवसर पर करती है, जब बारात आती है उसकी अगवानी पर किया जाता है। यह एक लोक नृत्य है। उद्देश्य इसका प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करना होता है। मतलब बारात आ गई, वाह हम कितने खुश हैं, तो उसको अभिव्यक्त कैसे करेंगे? तो परधोनी नृत्य करके करते हैं। और बर पक्ष की ओर से एक हाथी बनाकर चलाया जाता है। मतलब जो बर पक्ष होता है वो क्या करता है? एक हाथी बनाकर उसमें चलाता है और एक अनुष्ठान के रूप में होता है। फिर बैगा जीवन चक्र का एक अटूट हिस्सा बन गया है। यह बैगा चक्र का है, मतलब कि जो वो आएंगे, बर पक्ष आएंगे तो हाथी को लेकर आएंगे और उनमें अनुष्ठान किया जाएगा। अब आती है क्या? दशहरा। यह बैगा आदिवासी यद्यपि दशहरा त्योहार नहीं मनाते। जो बैगा जनजाति होते हैं वो दशहरा त्योहार नहीं मनाते, किंतु विजयदशमी के प्रारंभ से कारण इस नृत्य को नाम दशहरा नृत्य पड़ा है। मतलब जो बैगा जनजाति है वो दशहरा नहीं मनाती, लेकिन दशहरा या विजयदशमी से ये नृत्य प्रारंभ होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? दशहरा पड़ गया है। इस नृत्य को बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है या फिर बैगा नृत्य आदिवासी आदि नृत्य कहा जाता है। तो ये किसका है? क्या है ये? बैगा जनजाति का आदि नृत्य है दशहरा नृत्य।
आदि है, आदि अनंत वाला आदि है ये। दशहरा नृत्य अन्य नृत्यों का द्वार है। इस तरह से दशहरा नृत्य बैगा जनजाति या फिर आदिवासी के सामाजिक व्यवहार की कलात्मक संपूर्ति होती है। तो क्या है ये? दशहरा नृत्य को आदि नृत्य कहा जाता है बैगाओं का। अब आता है भगोरिया। मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर के क्षेत्र में निवास करने वाले भील का भगोरिया नृत्य होता है। भगोरिया हाट में होली और अन्य उत्सव पर युवक युवतियों द्वारा किया जाता है। ये भगोरिया हाट कहाँ पे होता है? झाबुआ अलीराजपुर में होता है। इसमें युवक युवतियों द्वारा किया जाता है भील जनजाति के। ये भगोरिया हाट का आयोजन फागुन के मौसम में किया जाता है, जो कि होली से पूर्व होता है। भगोरिया नृत्य विविध पदचाप, सामूहिक पाली, चाकी पाली और पिरामिड नृत्य मुद्राएं आकर्षण का केंद्र होती हैं। रंग बिरंगे वेशभूषा से सजी युवक युवतियां श्रृंगार और हाथ में तीर कमान लिए नाचना ठेठ पारंपरिक और अलौकिक होता है। तो ये कैसे करती हैं? सामूहिक पाली में करती हैं, चक्री पाली में करती हैं और पिरामिड नृत्य समूह में ही करती हैं। कहाँ पे होता है? झाबुआ अलीराजपुर में होता है और भील जनजाति के युवक युवतियाँ इसको करते हैं। अब आता है हुल्की नृत्य। हुल्की पाटा क्या है ये? हुल्की पाटा नृत्य मुरिया आदिवासी में प्रचलित होता है। कहाँ पे होता है ये? मुरिया जनजाति या फिर आदिवासी में ये प्रचलित होता है। इसमें नृत्य के साथ ही इसमें गीत विशेष आकर्षण रखते हैं। इसमें जो नृत्य होते हैं, नृत्य के साथ गीत विशेष आकर्षण रखते हैं। इसमें लड़के लड़कियां दोनों ही भाग लेते हैं और यह गाया जाता है कि राजा रानी कैसे रहते हैं। अन्य गीतों में लड़के लड़कियों की शारीरिक संरचना के प्रति सवाल जवाब होते हैं, जैसे ऊंचा लड़का किस काम का, जैसे सेमी तोड़ने के काम का आदि। इस नृत्य किसी समय सीमा में बंधा हुआ नहीं है, कभी भी नाचा या गाया जा सकता है। तो कौन करता है? तो मुरिया करती है हुल्की नृत्य। हल्का हल्का चित्ता। मुरिया नृत्य कौन करती है? मुरिया जनजाति करती है हुल्की नृत्य। अब आती है थपटी नाचा, थपटी नाच, थापटी नाच। ये थापटी कोरकुओं का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ये क्या है? थापटी नृत्य कोरकू द्वारा किया जाता है। चैत वैशाख में कोरकू स्त्री पुरुष एक सामूहिक नृत्य करते हैं। युवतियों के हाथ में चटकोरा वाद्य यंत्र होता है। युवकों के हाथ में एक पंछा और झांझ नामक वाद्य यंत्र होता है। जो युवक होते हैं, मतलब जो युवतियाँ होती हैं, वो क्या रहती हैं? चटकोरा नामक एक वाद्य यंत्र लेके रहती हैं। और जो युवक होते हैं वो क्या रहते हैं? वो पंछा या झांझ नामक एक वाद्य यंत्र को बजाते हैं, जो गोलाकार परिक्रमा करते हुए दाएं बाएं झूम झूम कर नृत्य करते हैं। थापटी के मुख्य वाद्य ढोल और ढोलक हैं। थापटी में क्या बजाया जाता है? मुख्य रूप से ढोलक और ढाल बजाई जाती है। गीत की कड़ियों के साथ नृत्यक की पद गति और हाथों के हाव भाव थापटी नृत्य को मोहकता प्रदान करते हैं। ग्राम मल्हारगढ़ खंडवा के श्री मोजीलाल कोरकू थापटी नृत्य की विशिष्ट कलाकार है। तो ये क्या है? मोजीलाल। ये इतने जल्दी जल्दी कोरकू नृत्य करते हैं, चटकारे लगाते हैं कि इनके मोजे फट गए। तो मोजीलाल कोरकू ये क्या करते हैं? थापटी नृत्य करते हैं, थाप देते हैं। इसमें क्या क्या होता है? देखो, एक गोल परिक्रमा करते हुए डांस करते हैं। इसमें ढोलक और ढाल जो होती है इसके प्रमुख वो हैं, वाद्य यंत्र हैं। इसमें जो लड़का होता है वो पंजा और छांझ बजाता है और जो लड़कियां होती हैं वो चटकोरा वादक यंत्र बजाती हैं। और जो खंडवा के हैं मोजीलाल कोरकू, वो थापटी नृत्य करते हैं। अब आती है अटारी नृत्य। यह बघेलखंड के भूमिया बैगा का नृत्य है। किसका है ये? अटारी नृत्य भूमिया बैगाओं का नृत्य है। यह नृत्य बारतूला कार का है। इसमें पुरुष के कंधे पर दो आदमी आरूढ़ होते हैं और एक ताली बजाते हुए भीतर बाहर होता रहता है। वादक पार्श्व में रहते हैं। तो ये क्या है? अटारी नृत्य कौन करता है? तो ये भूमिया जनजाति करती है। भूमि और ऊपर है अटारी। तो भूमिया नृत्य कौन करती है? अटारी नृत्य कौन करती है? भूमिया और बैगा के नृत्य करते हैं। अब आते हैं ढाड नृत्य। यह कोरकू आदिवासी द्वारा किया जाता है। ढाड नृत्य कौन करता है? कोरकू जनजाति करती है। नृत्य में श्रृंगार गीत, इसमें क्या होते हैं? इस नृत्य के साथ श्रृंगार गीत गाए जाते हैं। नृत्य करते समय एक दूसरे पर छोटे छोटे डंडों से प्रहार किया जाता है। किससे? छोटे छोटे डंडों से प्रहार करते हैं इसमें, इसलिए तो इसका नाम है ढांड। ये छोटे छोटे डंडों से प्रहार करते हैं। यह जेठ
और आषाढ़ की रात में किया जाता है। कब किया जाता है? जेठ और आषाढ़ में किया जाता है। ढोलक, टिमकी, बांसुरी और मृदंग आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? ढोलक, टिमकी, बांसुरी और मृदंग आदि का प्रयोग किया जाता है। इनके वादक की गीत नृत्य की गति को नियंत्रित करती है। जो इसके वादक होते हैं वो इसकी गीत को नियंत्रित करते हैं। तो ढाट क्या है? तो डंडे मार मार के किया जाता है, तो ढांड होता है। अब आता है सैला नृत्य। सैला कौन करता है? तो यह एक विशुद्ध जनजाति का नृत्य है। यह नृत्य आपसी भाईचारे और प्रेम का प्रतीक होता है। सैला का अर्थ होता है ठंडा। सैला का अर्थ कैसा होता है? ठंडा। सैला शिखरों पर रहने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सैला शिखरों की पर रहने वाले लोगों के लिए किया जाता है। इसका नाम सैला इसलिए पड़ा है लोगों पर रहने के किए जाने के कारण। जो शिखर पर रहते हैं ना लोग, उनके द्वारा किया जाता है ये नृत्य, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सैला कहा जाता है। यह नृत्य दशहरे से प्रारंभ होकर पूरी शरद ऋतु की रातों को चलता है। तो ये कब दशहरे से स्टार्ट होता है? पूरी शरद की रातों में करते हैं। इसमें आदिदेव को प्रसन्न किया जाता है। किसको करते हैं? इसमें आदिदेव को प्रसन्न किया जाता है सैला नृत्य का आयोजन करके। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो सैला नृत्य होता है वो कौन करते हैं? सिर्फ पुरुष करते हैं। इसमें नर्तक सारी वेशभूषा, हाथों में डंडा लेकर, पैरों में घुंघरू बांधकर गोल घेरा बनाकर नाचते हैं। पहले एक गायक एक दोहा बोलता है, फिर शेष उसे दोहराकर नाचते हैं। मंदार इसका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। जो क्या होता है? मंदार। क्योंकि देखो ये जो सैला नृत्य है कैसा है? प्रेम और भाईचारे को बनाता है। तो ये थोड़ा सा मन का है, तो मंदार नृत्य इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। ग्रामों की सांस्कृतिक रूप से जुड़ने में इस नृत्य की अहम भूमिका है। सांस्कृतिक की जुड़ने में इसकी प्रमुख भूमिका रही है। किसकी? सैला की। अब आते हैं क्या? भड़म नृत्य। इसे भड़नी या भड़म नृत्य भी कहा जाता है। भड़म को क्या कहा जाता है? भड़नी या फिर भड़म नृत्य भी कहा जाता है। भारिया जनजाति के प्रमुख लोग इसको करते हैं। कौन करता है? भारिया जनजाति के लोग करते हैं। इस नृत्य में ढोलक, टिमकी, झांझ, इस नृत्य में ढोलक, टिमकी और झांझ का प्रयोग किया जाता है। भारिया में, भार में क्या है? किसका किया जाता है? ढोलक का, टिमकी का और झांझ का प्रयोग किया जाता है। किंतु टिमकी वादकों की संख्या ढोलक वादकों से दुगनी होनी चाहिए या फिर अनिवार्य है। मतलब जितने भी ढोलक होंगे उससे दुगने टिमकी वादक की संख्या होनी चाहिए। ढोलक वादक एक पंक्ति में खड़े होते हैं और टिमकी वादक खुले में रहते हैं। समानांतर गति में धीरे धीरे घूमते हुए संगीत की ताल में साथ कदम मिलाकर एक नृत्य करते हैं, जिसमें बीच में दोहे भी गाए जाते हैं। तो ये क्या है? भड़म है। इसमें क्या होता है? भड़भड़ाने की आवाज़ आती है, तो ढोलक, टिमकी और क्या बजाया जाता है? झांझ बजाया जाता है इसमें। अब आते हैं सैतम। यह भारिया जनजाति के लोग करते हैं। सैतम कौन करता है? भारिया जनजाति की महिलाएं करती हैं। इसमें अपने हाथ में मंजीरा लेकर युवतियों के दो तल आमने सामने खड़े होते हैं। मतलब इसमें जो दो तल होते हैं वो क्या होते हैं? आमने सामने खड़े होते हैं और मंजीरा लेकर खड़े होते हैं। बीच में एक पुरुष ढोल बजाता है। एक महिला दो पंक्तियां गाती हैं और शेष उसे दोहराकर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्षेत्रों में इस पर कर्मा, सैला और अहिराई नृत्य का भी प्रभाव देखने को मिलता है। जो मतलब सैतम होता है वो कौन करती है? भारिया जनजाति की महिलाएं करती हैं। क्या हाथ में लेकर? मंजीरा हाथ में लेकर सैतम डांस करती हैं। दो पंक्ति में खड़ी होती हैं और दोहे गाकर दोहराती जाती हैं और डांस करती जाती हैं। इसमें कहीं कहीं चित्र में कर्मा, सैला, अहिराई का देखने को मिलता है। अब आता है सरहुल नृत्य। यह सरहुल नृत्य कौन करता है? उरांव जनजाति की। कौन है ये? अनुष्ठान में किया जाता है। उरहल जो उरांव जनजाति होती है वो अनुष्ठान में करती है सरहुल का नृत्य। उरांव वर्ष में चैत माह की पूर्णिमा पर साल वृक्ष की पूजा पर आयोजन किया जाता है। जो चैत की पूर्णिमा होती है उसमें साल वृक्ष की पूजा करके इसको स्टार्ट किया जाता है। वृक्ष के आसपास नृत्य करते हुए सरहुल एक समूह खड़े नृत्य करते हैं। समूह में जो उरांव जनजाति के होते हैं वो सागौन के वृक्ष के आगे आजू बाजू जो साल वृक्ष होता है उसके आजू बाजू नृत्य करते हैं, जिसमें उरांव युवक युवतियाँ पूर्ण उमंग उत्साह से इसमें हिस्सा लेती हैं। सरहुल नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र मंदार और झांझ होता है। इसमें क्या बजाया जाता है? मंदार और झांझ बजाया जाता है। पुरुष नृत्य में पुरुष विशेष प्रकार का पीला साफा बांधते हैं। महिला और से जुड़े बगुले के पंख की कलगी इसमें लगी होती है। इसमें क्या होते हैं? इसमें महिलाएं जूड़ों में क्या लगी होती है? पंख की कलगी लगी होती हैं। बगुले के पंख की कलगी लगी होती है। नृत्य में पद
चालन बाद की तली पर नहीं बल्कि गीतों की लय पर तोड़ सकता है या तोड़ पर होता है। तो किस पर होता है? जो बात की ताल पर नहीं बल्कि जो गीत की लय होती है उस पर ये नृत्य किया जाता है। सरहुल नृत्य कौन करता है? उरांव जनजाति करती है चैत मास की पूर्णिमा में साल वृक्ष के आजू बाजू। अब आती है प्रमुख जनजाति कला। जनजाति संस्कृति के दृश्य हमें विभिन्न अनुष्ठान में दिखाई देते हैं। उनके जीवन का सौंदर्य बोध चित्र और शिल्प नृत्य गीतों में दिखाई देता है। उनके चित्र को देखने से पता चलता है कि वह आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं बल्कि रंग और रेखाओं का अत्यंत विस्तार दिखाई देता है। ये कलाओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के पास सहज और सुलभ संसाधनों का उपयोग करते हैं। ये चित्र में रंगों का फैलाव, इन्हीं रेखाओं का झलवा, कहीं बिंदी का विस्तार, कहीं अभिप्रायों का विलक्षण और सिर्फ आकारों की अनंतता के दृश्य होते हैं। चिड़िया, मोर, हिरण आदिवासियों के लिए सिर्फ पशु पक्षी ही नहीं बल्कि इनका गांव, घर, कृषि से गहरा संबंध होता है। इनका प्रकृति से निकट संबंध होता है। साथ ही कला जीवन का अनिवार्य अंग भी होता है। इनका जो कला है वो उनके जीवन का एक अनिवार्य अंग भी है। जैसे कि भील जनजाति के लोग क्या करते हैं? पिथौरा करते हैं। मिथकीड़ घोड़े बनाते हैं। पिथौरा में क्या बनाया जाता है? पिथौरा में घोड़े बनाए जाते हैं। इस प्रकार कोरकू की स्त्रियां दीवार पर खाड़िया और गेरू से बनाती हैं। तो ये थाड़िया किससे बनाती हैं? खाड़िया या गेरू से बनाती हैं। भील, गोंड, प्रधान, राडिया, बैगा जनजाति के लोग स्वयं के शरीर को गोदने से अलंकृत करते हैं। तो किससे करते हैं? खुद के शरीर को गोदने से अलंकृत करते हैं। कौन कौन? ये प्रधान, राठिया, बैगा जनजाति की महिलाएं और लोग स्वयं को गोदने से अलंकृत करते हैं। ये गोदने मात्र शरीर अलंकरण नहीं बल्कि उनकी प्रतीकात्मक रेखा और माध्यम से अन्वेषित अर्थों को सदियों और पीढ़ियों में जनजाति में अपने शरीर पर सुरक्षित रखा है। गुदना चित्र के पीछे यह मान्यता है कि मृत्यु के समय मात्र ये चित्र ही होते हैं। जनजाति चित्र प्रतीक प्रेरित होते हैं, मतलब जो जनजाति चित्र से प्रकृति के प्रेरित होते हैं। सृष्टि से प्राप्त जीव जंतु, इनके हाथ में हाथी, बैल, घोड़ा, बैल, मगर, छिपकली, सांप, चिड़िया, मोर, हिरण, उल्लू, सुअर आदि के चित्र भी इसमें सर्जित होते हैं। साथ ही काष्ठ और धातु के में उकेरे जाते हैं, मतलब जो चित्र हैं वो किसमें? शरीर में भी उकेरे जाते हैं और काष्ठ और शिल्प धातु में भी उकेरे जाते हैं। यह एक परंपरा है जो पुरस्कार और सम्मान की मोहताज नहीं है। फिर भी आदिवासी या जो कलाकार होते हैं वो भारतीय आदिवासी कलाकारों को विदेशों तक पहुंचा रहे हैं। जैसे आते हैं कौन? जनगढ़ सिंह श्याम। ये कौन है? ये कोरकू नहीं, यह बैगा जनजाति से हैं जो कि डिंडोरी से आते हैं। और व्यंकट श्याम, भूरीबाई, लाडोबाई, ये क्या हैं? इन आदि पुरस्कार ही नहीं बल्कि इनकी पेंटिंग न्यूजीलैंड, न्यूयॉर्क, स्कॉटलैंड आदि स्थानों पर भी लाखों में बिक रही है। कलाकर्म में संलग्न रहते हुए स्वर्गीय जनगढ़ सिंह श्याम को देहांत हो गया है, जापान में हुआ है। इनका देहांत कहाँ पे हुआ है? जापान में हुआ है। गौड़ और आदिवासी जनजाति के लोग पहले प्राकृतिक रंगों से भित्ति चित्र बनाते थे, लेकिन बदले समय के साथ यह सिंथेटिक रंगों से कागज कैनवास पर उकेरते हैं। विशेषकर ये चित्र परधान या नोहडोरा कहलाती है। क्या कहलाती है? परधान या नोहडोरा कहलाती है जब ये किसी और पे बनाते हैं। पिथौरा चित्रकला भी इसी से संबंधित है। इन चित्रकलाओं को भील और गौड़ कलाकारों ने समृद्ध बनाया है। तो इन चित्रकलाओं को किसने? भील और गौड़ कलाकारों ने समृद्ध बनाया है। जे स्वामीनाथन ने मध्य प्रदेश के सुदूर अंचलों में फैली आदिम स्वरूप की कला के महत्व को पहचान और इन कलाकारों को समग्र अध्ययन हेतु भारत में भवन में सहेजा है। किसने सहेजा है? जे स्वामीनाथन ने। जो इनकी कला थी आदिम जनजाति की कला और पहचान को कहाँ पे सजाया है? तो इन्हें सजाया है भारत भवन में। यह रचना कर्मियों को एकत्रित करके भोपाल लाया गया और उनकी कलाकृतियों को नगर
कलाकृतियों के साथ एक छत के नीचे प्रदर्शित किया गया। मतलब जनजातियों की और जो नगरों की चित्रकला है उनको दोनों को एक छत के नीचे प्रदर्शित किया है किसने, जे स्वामीनाथन ने। इन कलाकारों ने निम्नलिखित प्रमुख हैं, जैसे कि गौण कलाकार कौन कौन से हैं, तो आनंद सिंह श्याम, तो ये फेमस है, आनंद सिंह श्याम, भज्जू श्याम, बीलवर सिंह उइके, छोटी टेकम, धनैया बाई, दुर्गाबाई, धवल सिंह उइके, दिलीप श्याम, गिरवा सिंह टेकाम, हरगोविंद श्याम, उर्वती, हीरालाल धुर्वे, इंदुबाई, मेरावी, ज्योतिबाई उइके, कलाबाई, कमलेश कुमार उइके, लखनलाल भरवे, मयंक कुमार श्याम और नर्मदा प्रसाद तहकाम, ये आदि कौन है, ये गौड़ जनजाति के कलाकार हैं। आनंद सिंह श्याम, भज्जू श्याम, बीरबल सिंह उइके, छोटी तहकम, धनैया बाई, दुर्गाबाई, धवल सिंह उइके, दिलीप श्याम, गरीबा सिंह तहकम, हरगोविंद श्याम, उर्वती, हीरालाल धुर्वे, इंदुबाई मेवाती, ज्योतिबाई उइके, कलाबाई, कमलेश्वर कुमार उइके, लखनलाल भरवे, मयंक कुमार श्याम और नर्मदा प्रसाद तहकम, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। अब आते हैं कौन, भील कलाकार। ये अनीता बरिया, भूरीबाई जो कि पटोला हैं, मतलब पिथौरा से संबंधित है ना, भूरीबाई शैर जो शहर से संबंधित हैं, गंगूबाई, लाडोबाई, जोर सिंह, राकेश सिंह, कटारिया, शेर सिंह, सुभाष वीर, भीमा पारगी, चंपा पारगी और प्रेमी आदि कलाकारों ने चित्र परंपरा को सहेजा है। किसने सहेजा है, तो ये भील से संबंधित हैं। जैसे कि आती कौन, अनीता बारिया, भूरीबाई शैर, गंगूबाई, लाडोबाई, जोर सिंह, रमेश सिंह, काटारिया सिंह, शेर सिंह, सुभाष वीर, भीमा पारगी, चंपा पारगी आदि ये किससे संबंधित हैं, तो ये भील से संबंधित हैं। इन कलाकारों ने मध्य प्रदेश के कला को उन्नति की राह दिखाई है और आदिवासी कला को विश्व नक्शे पर स्थान दिलाया है। अब आते हैं मध्य प्रदेश की जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए समुदाय को विशेष लाभ पहुंचाने के लिए, उनके समूचे विकास के लिए कई योजनाएं प्रभाव में लाई गई हैं। मध्य प्रदेश की बहुसंख्यक जनजाति इन तीनों वर्गों में ही संबंधित है, इसलिए इन सभी को शीघ्र साक्षर, स्वास्थ्य और खुशहाल बनाने के लिए चहुमुखी प्रगति के लिए मध्य प्रदेश में प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में कई योजनाएं लागू की हैं। 3 स्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था में अनेक अधिकार इनको दिए गए हैं। जो पंचायती व्यवस्था स्टार्ट की गई है तो इनमें इनको कई अधिकार दिए गए हैं। अन्य लोगों के अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग लोगों को लाभ के अच्छे अवसर मिलने का प्रारंभ हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबी के खिलाफ संघर्ष, तो मध्य प्रदेश ने सबसे पहले क्या चलाया है, गरीबी के खिलाफ संघर्ष। अभी आपने देखा था इनका भोजन कैसा है, बिल्कुल सादा सा है, बहुत संतोषी हैं ये और मतलब बहुत जीवन यापन करने ही जैसी पूंजी करते हैं, तो मतलब थोड़े से गरीब जीवन जीते हैं। तो गरीबी के खिलाफ संघर्ष इसके अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश शासन ने ये इसको स्टार्ट किया है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, सूखे से संघर्ष प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में संबंधित योजना, मतलब जो सूखे से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो उनके लिए है क्या, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। लोगों को रोजगार प्रभावी ढंग से मिल सके इसके लिए इनने रोजगार आश्वासन कार्यक्रम चलाया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, शहरी गरीब उन्मूलन योजना किसके लिए चलाई गई है, रोजगार से संबंधित हैं। तो रोजगार आश्वासन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, वृद्धावस्था निराश्रित पेंशन कार्यक्रम, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा एवं समूह बीमा स्कीम जैसे कार्यक्रम इनने प्रारंभ किए हैं। मतलब समूह में बीमा देने का भी काम इसने प्रारंभ किया है। इसी प्रकार सिंचाई की सुविधा के बाद भी
वर्षा पर निर्भर कृषि का विकास उचित ढंग से हो सके, मतलब सिंचाई की सुविधा के लिए वर्षा के बाद भी इनके लिए अच्छे से पानी मिल सके सिंचाई के लिए, तो इसके लिए इन्हें राजीव गांधी जल ग्रहण मतलब वाटर शेड का विकास किया है। तो राजीव गांधी जल ग्रहण वाटर शेड का विकास किया है। उद्वहन सिंचाई स्कीम, छोटे तालाब और स्टेप डैम के निर्माण, सिंचाई जल के बेहतर उपयोग हेतु फील्ड चैनलों का निर्माण किया गया है। उन्नत कृषि के द्वारा अधिक उत्पन्न के प्रयास और इसके अंतर्गत राजीव गांधी मत्स्य पालन मिशन एवं कृषि अनुदान स्कीम लागू की गई है। तो किसके द्वारा की गई है, मतलब कृषि के लिए अधिक उत्पादन हो सके इसके लिए ज़्यादा प्रयास करने के लिए राजीव गांधी मत्स्य पालन मिशन और कृषि अनुदान स्कीम इसमें लागू की गई है। भूमि सुधार हेतु अतिशेष भूमि के वितरण, अतिक्रमण पर रोक, अविवादित नामांतरण शीघ्र पूरे किए जाएंगे। अभिलेखों की पूरी तरह से दुरुस्त किए जाने की कार्य भी प्रगति पर है। ग्रामीण श्रमिकों के लिए विशेष कार्य के रूप में बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया है। उनके पुनर्वास का कार्यक्रम और उनकी देखरेख की जा रही है। ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में पीने का पानी, साफ पानी उपलब्ध हो सके इसके लिए भी प्रशासन प्रयासरत है। 20 सूत्री कार्यक्रमों के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र, किसी के लिए मतलब सभी के लिए स्वास्थ्य स्कीम लागू की गई है। तो इसमें कितनी सूत्री हैं, 20 सूत्री मांगे हैं, मतलब कोई भी अस्वस्थ न रहे, कोई भी बिना स्वास्थ्य सुविधा के ना रहे। तो इसके लिए क्या स्टार्ट किया गया है, सभी के लिए स्वास्थ्य स्कीम लागू की गई है। इसके लिए राजीव गांधी स्वच्छता मिशन, ग्रामीण शुष्क शौचालय, बाल रोग प्रशिक्षण कार्यक्रम और जन स्वास्थ्य रक्षक स्कीम चलाई गई है। मतलब बाल रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम और जन स्वास्थ्य रक्षण स्कीम लागू की गई है। इन पर अमल भी बेहतर ढंग से कराया गया है। साथ ही टोने टोटके और अंधविश्वासों के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए भी सभी को साक्षर बनाया गया है। राजीव गांधी शिक्षा मिशन और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा का व्यय भार ना उठा सकने वाले अत्यंत निर्धन व्यक्तियों के परिवारों को भी लाभान्वित किया गया है। मतलब किसके, राजीव गांधी मिशन और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत इनको जो गरीब हैं मध्याह्न शिक्षा के लिए व्यय नहीं कर पाते या जो नहीं उठा पाते उनके परिवारों को लाभान्वित किया गया है। इसमें मध्याह्न भोजन को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने के लिए विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यह प्रसन्नता की बात हुई है कि मध्य प्रदेश में इन सभी पूर्व से ही प्रभावी रहे हैं और अब लागू की जा रही है। सभी योजनाओं का लाभ लेने वाले बहुसंख्यक नागरिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग परिवारों से ही हैं। परिवार कल्याण हेतु मत्स्य शिशु कल्याण, परिवार का कल्याण करने के लिए थे मातृ शिशुधर कल्याण, आयुष्मती, वत्सल्य और गर्भवती महिला कल्याण स्कीम का लाभ भी इन वर्गों के लोग ले रहे हैं। तो किस किस का ले रहे हैं, परिवार कल्याण से तो मातृ शिशु कल्याण, आयुष्मती योजना, वात्सल्य योजना, गर्भवती महिला कल्याण स्कीम का भी लाभ ये लोग ले रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को पूर्ण न्याय मिल सके वे लोग देश विदेश में विकास में सहयोग हो रहे हैं और इसके सभी तरह की उन्नति हो रही है। इस दृष्टि में उन वर्गों के लिए सहायता कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। गंदी बस्तियों को सुधारा जा रहा है। लोगों को स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वायु, जल उपलब्ध हो सके इसलिए गंदी बस्तियों की वृद्धि पर नियंत्रण किया जा रहा है। सुधार करने के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था के प्रयास भी किए जा रहे हैं शासन के द्वारा। साथ ही ग्राम और शहरों में सबको मकान उपलब्ध हो, इसे आदर्श लक्ष्य रखते हुए इंदिरा गांधी आवास योजना के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न वर्गों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आवास स्थलों की व्यवस्था करके मकान बनाने के लिए ऋण संबंधी सहायता भी कार्यक्रम के अंतर्गत दी जा रही है। इस प्रकार साक्षर बनाने के लिए स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है। स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मतलब इनको स्वावलंबी बनाने के लिए क्या कराया जा रहा है, रोजगार उपलब्ध कराया जा रहे हैं और उनको साक्षर बनाने के लिए पहले उनको स्वास्थ्य दिया जा रहा है। मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इनके कार्य शासन द्वारा प्रारंभ किए गए योजना का अधिकतर लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सदस्यों को उपलब्ध हो रहा है।
या होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षा और धन संबंधी आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ाने और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनका बचाव का काम भी शासन कर रहा है। उनके हितों की अनदेखी ना हो, मतलब उनके हितों की अनदेखी ना हो, इसके लिए उनके विकास और प्रगति में कोई भी बाधक ना बने। इस दृष्टि में भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के परिवारों को दशा में सुधारने के लिए पृथक आयोग बनाया गया है। मतलब उनके लिए उनकी अनदेखी ना किया जाए, उनके विकास में उनकी प्रगति में कोई बाधक न बने, इस दृष्टि से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए एक अलग से आयोग बनाया गया है। इन वर्गों के लोगों को लोकसभा विधानसभा और शासकीय नौकरी में आरक्षण भी उपलब्ध कराया गया है। मतलब इनके लोकसभा में विधानसभा में और जितने भी शासकीय नौकरी होती है उनमें उनको आरक्षण दिया जाता है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए संख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुमान से लगभग 50% तक अधिक है। मतलब कितनी है? 50% से अधिक है। इसलिए शासन द्वारा इसे पूरी तरह से विकास के लिए इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपरोक्त वर्णित योजना, जिसमें केंद्र शासन द्वारा बनाई गई ऐसी योजना भी शामिल की गई हैं, जिनकी देखरेख और उन्हें पूरा करना राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। उपरोक्त वर्णित योजना में प्रधानमंत्री सड़क योजना को शीघ्र और प्रभावी रूप से प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अस्तित्व में आया। इसी प्रकार जो इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ योजना है उसमें 14 जिलों का चुनाव किया गया था। मतलब इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ योजना 14 जिलों में इसका विकास किया गया था। विकासखंडों में सबसे गरीब 2000 गांव के सामुदायिक ग्राम संगठनों में यह लागू की गई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि चुने गए ग्राम में निवास कर रहे समुदाय के वे लोग जो आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े हैं, या तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं, अर्थात सीमांत किसान या फिर साधनहीन जन हैं, तो इस योजना के उद्देश्य के द्वारा उनको साधनहीन लोगों को ऐसे अवसर दिए गए थे जिससे गाँव की गरीबी की आय बढ़े और वे खुशहाल बन सकें। इस प्रकार इंदिरा गांधी आवास योजना का संबंध मध्य प्रदेश से भी है। मतलब इसमें किसान जुड़े गए हैं। तो अब क्या बनाती है इंदिरा गांधी आवास योजना। इसमें क्या किया गया था? इसके विस्तार पर विचार करने के लिए सामने आया जब वित्तीय वर्ष 2003-04 चल रहा था। मतलब इंदिरा गांधी आवास योजना का विस्तार कब किया गया है? 2003-04 में किया गया है। नवीन आवास हेतु जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि में लगभग 90% अंश व्यय हुआ। इसमें से 67% से अधिक भाग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के नागरिकों पर व्यय किया गया था। मतलब इसमें कितना अंशदान किया गया था या अंश व्यय किया गया था? 90% अंश व्यय किया गया था 2003-04 में, और इसमें से 67% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए व्यय किया गया था। इसके अतिरिक्त नवीन आवास निर्माण का जो लक्ष्य निर्धारण किया गया है, मतलब नवीन आवास निर्माण का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह पूर्ण करते हुए कुल 103% से अधिक नवीन आवासों का निर्माण कार्य पूरा कराया गया। 30,021 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए हैं। इसी प्रकार आवास उन्नयन हेतु जिला पंचायतों द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि 88% से अधिक व्यय हुआ है। मतलब इसमें कितनी हुई? 88% से अधिक व्यय हुई है, जिसमें से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर हुआ व्यय कितना है? 67.18%, जो कि 13,990 आवास पर उन्नयन कार्य पूरा कराया गया था। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश शासन को उपरोक्त योजना और उनके अधिकांश लाभ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए प्राप्त हुआ है कि इसके अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा आदिम जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा भी पृथक पृथक योजनाएं लागू की गई थीं। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन और प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रशिक्षण केंद्र, बंजारा जनजाति के लिए खरगोन का जिला मुख्यालय पर छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। तो किसके लिए किया जा रहा है? बंजारों के लिए किया जा रहा है। कहाँ पे? खरगोन में। खरगोश कैसे होते हैं? बंजारे होते हैं। यहाँ घूम रहे वहाँ घूम रहे तो बंजारे। ये जाले में किसको रखा जाता है? तो खरगोशों को रखा जाता है। तो बंजारा जनजाति के समूह के मुख्यालय पर छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। जो अन्य पिछड़े वर्ग के हैं ना,
पिछड़े वर्ग के लिए कहाँ पे बनाए जा रहे हैं, इनके उन्मूलन का मुख्यालय कहाँ पे है, खरगोन में है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा मान्य 3 विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया, सहरिया मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। इसलिए इन जनजातियों के विकास, संरक्षण, प्रगति हेतु योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करना मध्य प्रदेश में ही 10 प्राधिकरण कार्यरत हैं। कितने प्राधिकरण हैं? 10 हैं, जिसमें से सहरिया विकास प्राधिकरण जो कि कहाँ पे है, शिवपुर कला में है, शिवपुरी है और गुना में कार्यरत है। तो ये कहाँ पर कार्यरत है? शिवपुर कला, शिवपुरी और गुना में कार्यरत है। मतलब शहरिया के लिए 3 है। बैगा जनजाति के विकास के लिए अभिकरण कितने बनाए गए हैं? मंडला, बालाघाट, उमरिया और डिंडोरी में गठित किए। मतलब बैग में क्या लेके जाएंगे? बाल मुड़े हुए तो मंडला वाले, और उमरिया और डंडा लेकर जाएंगे। तो ये बैगा जनजाति में 4 बनाए गए हैं। बैग में क्या क्या रखा है? बाल रखे हैं मुड़िया के, मतलब बाल रखे हैं गुड़िया के। उमरिया, छोटी सी उमरिया की गुड़िया है, उमर की गुड़िया है, उसके बाल रखे हैं और डंडे में ये फंसा है। तो ये बैगा 4 बनाए गए हैं। और अपने सहरिया थे उसके 3 बनाए गए हैं, शिवपुरा कला, शिवपुरी और गुना में बनाए गए हैं। अब आते हैं भारिया विकास प्राधिकरण में। यह तामिया छिंदवाड़ा में बनाया गया है। इसके विकास हेतु बड़ी संख्या में अलग अलग शालाएं, छात्रावास, आश्रमशालाएं, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, संस्थाएं कार्यरत हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के पढ़ने से अच्छे छात्रों के लिए यह एक अच्छी जानकारी हो सकती है। 60% या इससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों को और ऊंची शिक्षा देने वाले के लिए प्रदेश में सभी जिलों में उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र स्थापित हो चुके हैं। 20 विकासखंड मुख्यालय में उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र खोले गए हैं। तो कितने में खोले गए हैं? 20 विकासखंड हैं, उनमें उत्कृष्ट शिक्षा के लिए केंद्र खोले गए हैं। जिला स्तर पर केंद्रों के आवास सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है बच्चों के लिए। मतलब जिला स्तर पर यदि कोई बच्चा है तो वो रह सकता है, आवास उपलब्ध कराए गए हैं। और विकासखंड में उच्च शिक्षा के खोले गए हैं। 500 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप और 200 रुपये प्रति की स्टेशनरी कोचिंग सुविधा भी और खेलकूद सामग्री भी दी गई है। मतलब कितने? 500 रुपये प्रति स्कॉलरशिप इनको दी गई है। इसके अलावा डेली कॉलेज इंदौर, CBSE स्कूल ग्वालियर, दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे विशिष्ट पब्लिक स्कूलों की फीस की अधिकता और शिक्षा के महंगे होने के कारण अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे इन्हें प्रवेश नहीं ले पाते। मध्य प्रदेश शासन के हस्तक्षेप ने अब प्रतिभावान बच्चों को स्कूल संस्थाओं में प्रवेश कराने या दिलाने के लिए निर्धारित अर्हता अंक के आधार पर प्रवेश उत्तीर्ण वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए कुछ सीटें सुरक्षित कराने की व्यवस्था की है। कन्या साक्षरता को प्रोत्साहन देने के लिए अनुसूचित जाति की कन्याओं को 2 समान किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें से इस वर्ग की कन्या को साक्षरता और उच्च स्तर प्राप्त करने का उत्साह मिलेगा। और इस छात्र छात्राओं के लिए नेतृत्व विकास और शिविरों का भी आयोजन किया गया। मतलब इसके क्या है? नेतृत्व विकास शिविरों का भी आयोजन किया गया है। इस प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय की विवाह योजना और उनके कन्यादान विवाह के लिए भी साहूकार से कर्ज से बचाने के लिए मध्य प्रदेश में एवं विवाह में होने वाले जो फिजूल खर्च हैं उनको रोकने के लिए आर्थिक सहायता अनुग्रह अनुदान के रूप में दी जाना, विधि स्नातकों की आर्थिक सहायता, बजड़ा बेड़िया जनजाति के लोगों की वैश्यवृत्ति की कलंकृत जीवन त्याग कर परिवार स्थापना के लिए सजातीय विवाह पर सम्मानित जीवन जीने हेतु सजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, अनुसूचित जाति राहत योजना, दाई प्रोत्साहन योजना भी संचालित की जा रही है। इसमें कौन कौन सी? विवाह प्रोत्साहन योजना, सजातीय विवाह योजना, अनुसूचित जाति राहत योजना, दाई प्रोत्साहन योजना, मतलब वैश्यावृत्ति की कलंकृत जीवन त्याग करके परिवार स्थापना करने की योजना, बछड़ा बेड़िया जनजाति के लोगों को इनको छोड़कर अच्छा जीवन जीने के लिए इसकी योजनाएं चलाई जा रही हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अब आती हैं अन्य योजनाएं जो कि इसी से रिलेटेड है। तो पहली आती है छात्रावास एवं आश्रमशालाएं योजना। सबसे पहली कौन सी आती है? छात्रावास और आश्रमशालाएं योजना। ये दूर देहात के गांव में रहने वाले गरीब अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को पढ़ाई लिखाई और बढ़ावा देने के लिए छात्रावास और आश्रम
मतलब आश्रम योजना लागू की गई है। तो छात्रावास और आश्रम योजना के लिए है दूर देहात में जो रहते हैं गरीब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग पढ़ नहीं आ सके, वहीं रह सकें, उनके लिए स्टार्ट की गई है। इसमें अनुसूचित जाति के 6वीं कक्षा से महाविद्यालयीन कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रावास आश्रम में निःशुल्क रहने और खाने, किताबें और अखबार आदि की व्यवस्था भी इसमें की गई। विमुक्त जाति के छात्र छात्राओं के लिए आश्रम और प्री मैट्रिक छात्रावास, मतलब जो विमुक्त हुए जाति हैं उनके छात्र छात्राओं के लिए आश्रम और प्री मैट्रिक छात्रावास सुदूर एवं शिक्षा विहीन क्षेत्रों में रहने वाले विमुक्त जाति के छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा की दिशा में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इनकी छात्रावास और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। छात्रावास में निःशुल्क भोजन, शयन सामग्री, प्रकाश, पाठ्य पुस्तकें और समाचार पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था इसमें की जाएगी। क्या है? विमुक्त जाति के छात्र छात्राओं के लिए आवास और प्री मैट्रिक छात्रावास। अब आती है क्या? छात्र गृह योजना। इस योजना के अंतर्गत विद्यालय और कॉलेजों में अनुसूचित जाति के पढ़ने वाले बच्चों में छात्रावास में रहने की स्थान नहीं मिल पाता है। इसके अधिकतर जो 10 बच्चे होंगे छात्रों के लिए विभाग किराए पर मकान की सुविधा उपलब्ध कराएगी। जितने भी बच्चे हैं जो इन छात्रावास में नहीं रह पाए हैं और वो कहीं किराए से रह रहे हैं तो इनके लिए सरकार किराया मुहैया कराएगी। तो छात्र गृह योजना के तहत तो 10 बच्चों के लिए ऐसा कराया जाएगा। अब आती है राज्य छात्रवृत्ति या प्री मैट्रिक। राज्य छात्रवृत्ति जो कि प्री मैट्रिक के लिए दी जाती है। मध्य प्रदेश में निरूपित रूप से 6वीं से 10वीं तक के अनुसूचित जाति के छात्रों को निरंतर अध्ययन कराने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति के लिए आयु सीमा के बंधन में शिथिलता दी गई है, मतलब इनमें कोई आयु सीमा नहीं है, बस 6वीं से 10वीं तक के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। अब आती है क्या? मैट्रिक उत्तर छात्रवृत्ति। ये अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को कक्षा 11वीं से स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट तक इसमें मेडिकल इंजीनियरिंग शिक्षा भी शामिल की गई है। इसके अध्ययन हेतु इनको मैट्रिक उत्तर छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो कहाँ से? 10वीं से स्नातक कर लेंगे, मतलब ये पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर लेंगे, तब तक इनके लिए मिलेगी। तो क्या है ये? मैट्रिक उत्तर छात्रवृत्ति योजना। सुविधा उच्च शिक्षा प्राप्त करने में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इसको प्रदान की गई है। अस्वच्छ धंधों में लगे हुए परिवार के बच्चों के लिए केंद्र प्रवर्तित योजनागत विशेष छात्रवृत्ति। तो जो अस्वच्छ धंधों में लगे हुए परिवार के बच्चे हैं उनके लिए प्रवर्तित योजना के अंतर्गत विशेष छात्रवृत्ति दी गई है। इस योजना के लिए मृत मवेशियों के चमड़े से संबंधित कार्य, मेला सफाई के काम में लगे हुए अनुसूचित जाति के लोगों के शाला में पढ़ने वाले बच्चों को 1 से 10वीं तक की विशेष छात्रवृत्ति दी जाती है। तो कितने की दी जाती है? 1 से 10वीं तक के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति दी जाती है, जो कि किसमें लगे होते हैं? अस्वच्छ धंधों में लगे होने वाले परिवारों के बच्चों को। अब आते हैं विद्यार्थी कल्याण कार्यक्रम। इस योजना का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आकस्मिक चिकित्सा के लिए गणवेश और उनकी विभिन्न रुचियों को प्रोत्साहन देने के लिए व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए ₹500 तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। कितने रुपए की दी जाएगी सहायता? 500 रुपये की विशेष सहायता दी जाएगी विद्यार्थी कल्याण कार्यक्रम के तहत। अब आते हैं कन्या साक्षरता प्रोत्साहन। अनुसूचित जाति की जितनी भी कन्या हैं उनको 5वीं पास करने पर आगे अध्ययन छोड़ देती हैं वो, और उन्हें आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए उनके प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मतलब वो आगे पढ़ रही हैं तो उनके लिए और प्रोत्साहन करने के लिए राशि दी जाती है। तो 5वीं के बाद वो स्कूल ना छोड़े तो इसमें राशि दी जाती है। कन्या शिक्षा उन्नति योजना, कन्या साक्षरता योजना मतलब उन्नत करने के लिए। अब आती है निःशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रावधान। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं को व्यावसायिक और अन्य तकनीकी कॉलेज में पढ़ने के लिए साक्षरता प्रगति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन हेतु पाठ्य सामग्री और पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। तो कौन से हैं? निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदान, मतलब इसमें निःशुल्क पुस्तकें दी जाती हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं को। अब आती है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा शुल्क की आपूर्ति। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा शुल्क की आपूर्ति। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को परीक्षा शुल्क से मुक्ति दिलाने के लिए उनके बोर्ड परीक्षा शुल्क की
समस्त राशि शिक्षा मंडल को भुगतान की जाती है। मतलब जितने भी उनकी परीक्षा फीस लगती है वो उसको मुक्त कराने के लिए कौन देता है? शिक्षा मंडल भुगतान करता है। यह राशि मतलब कि कौन देता है? शिक्षा मंडल को ये भुगतान की जाती है। यह राशि आदिम जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है। जिस जाति के वो हैं मतलब आदिम जनजाति विभाग उसको देता है। किसको देता है? शिक्षा मंडल को। मतलब बच्चों को नहीं देनी पड़ती। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के अतिरिक्त प्री मैट्रिक स्तर पर अध्ययनरत छात्रों को उच्च स्तर और महाविद्यालयीन कक्षाओं में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति, बंजारा जाति के बच्चों के लिए शिक्षा में प्रोत्साहन देने, सामुदायिक कल्याण केंद्र में छात्रों को एक ही परिसर में आवास, शिक्षा और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाएं एवं निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाए। इस योजना के अंतर्गत ये सब काम किए जा रहे हैं। तो क्या है? उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल में परीक्षा शुल्क की सुविधा इसमें दी गई है। अब आते हैं क्या? अशासकीय संस्थानों में अनुष्ठान। मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु कार्यरत अशासकीय जो संस्थान हैं उनको योजना के अंतर्गत अनुदान मिलता है। जितने भी ये चलाते हैं अशासकीय हैं जो है ना, प्राइवेट वगैरह हैं, तो उनके लिए क्या मिलता है? अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु छात्रावास, बालवाड़ी, महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र में अनुदान देने का प्रावधान है। सिलाई केंद्र के लिए अनुदान देने का प्रावधान इसमें रखा गया। अशासकीय संस्थाओं में अनुदान दिया जाता है। अब आते हैं परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र। इसमें राज्य स्तरीय सिविल सेवा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं के अध्ययन के लिए तैयारी और मध्य प्रदेश के लिए तैयारी हेतु मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, सागर, इंदौर और जबलपुर, मुरैना और रीवा में परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। मतलब इनको परीक्षा से पहले ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। कहाँ कहाँ चल रहा है? ग्वालियर में, भोपाल में, मुरैना में, रीवा में, सागर, इंदौर और जबलपुर में इसको स्टार्ट किया गया है। 7 जगह। इसमें पुस्तकालय, इसमें केंद्र पुस्तकालय, परीक्षा उपयोगी पढ़ने की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी और प्रशिक्षण अवधि में छात्रवृत्ति भी दी जाती है। क्या है ये? परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण केंद्र कितने हैं? 7 हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, मुरैना और रीवा में। अब आते हैं अनुसूचित जाति राहत योजना। सवर्ण जाति द्वारा अनुसूचित जाति द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए पर किए गए अत्याचार के फलस्वरूप हुई हानि की पूर्ति और ज़रूरतमंद अनुसूचित जाति के परिवारों को तुरंत राहत देने के उद्देश्य से सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति के साधन विहीन और अनाथ कन्या के विवाह हेतु सहायता प्रदान की जाती है। तो ये किसके अंतर्गत दी जाती है? अनुसूचित जाति राहत योजना के अंतर्गत। विवाह हेतु मतलब जो अनाथ बालिका हैं उनके विवाह हेतु इसमें सहायता दी जाती है। और जितने भी उनकी क्या हुई है, क्षति हुई है किसी भी सवर्ण वर्गों की परेशान करने से, तो उनकी भी राहत देते हैं ये। अब आते हैं अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतः जातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। इसमें अस्पृश्यता निवारण के लिए अंतः जातीय विवाह योजना का मूल उद्देश्य अस्पृश्यता को समाप्त करना है। ऊंच नीच और छुआछूत के विचारों को नष्ट करने की दिशा में सवर्ण युवक या युवती द्वारा अनुसूचित जाति की युवक युवती से विवाह करने पर ऐसे दंपति को पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाता है। ये क्या है? अस्पृश्य निवारणार्थ अंतः जाति विवाह प्रोत्साहन योजना। अब आती है अस्पृश्यता निवारणार्थ पंचायत पुरस्कार। अस्पृश्यता निवारण अनुसूचित जाति की एवं गंदी बस्तियों के विकास के कार्य विद्युतीकरण आदि के कार्य पंचायत कराती हैं। ऐसी पंचायतों को उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला, संभाग और राज्य स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें क्या है? जो अस्पृश्यता निवारणार्थ पंचायत पुरस्कार, इसमें क्या है? अस्पृश्यता निवारण अनुसूचित जाति की एवं गंदी बस्तियों के विकास कार्य विद्युतीकरण आदि कार्य पंचायत कराती है। तो ऐसी पंचायतों को कराती, विद्युतीकरण वगैरह का साफ सफाई का कार्य है ये पंचायत कराएगी गंदी बस्तियों के। तो इनको प्रोत्साहन तो दिया जाएगा, उनको सम्मान भी दिया जाएगा, तो उनका मूल्यांकन के आधार पर इनको पुरस्कार दिए जाते हैं। अब आती है कौन सी? विधि स्नातकों को आर्थिक सहायता। अनुसूचित जाति के विधि स्नातकों को विधि व्यवसाय में प्रशिक्षण, स्वावलंबी जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया जाता है और इसके
हेतु जो अध्यक्ष हैं जिलाध्यक्ष हैं उनके लिए 200 रुपये प्रति माह की सहायता 1 वर्ष में दी जाती है। क्या है, विधि स्नातकों को आर्थिक सहायता, मतलब जो विधि से कर रहे हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो स्नातक हैं वो विधि व्यवसाय में प्रशिक्षण स्वावलंबी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उनके लिए जिला अध्यक्ष जो होता है उसके द्वारा 200 रुपये राशि प्रति माह दी जाती है। अब आते हैं क्या, प्रवीण छात्रवृत्ति। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर शासन द्वारा उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। मतलब ये क्या है, सवर्णीय प्रवीण, मतलब अच्छे नंबर लाए हैं, प्रवीण हो गए हैं ना, प्रवीण छात्रवृत्ति योजना इसमें दी जाती है अच्छे नंबर लाने पर। अब आते हैं ढाई प्रोत्साहन योजना। ढाई नहीं है, दाई है शायद। ढाई प्रोत्साहन योजना, गांव में प्रस्तुति कार्य के लिए अनुसूचित जाति परिवार की महिलाओं दाई का काम करती हैं। ऐसी महिलाओं की समुचित पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होता। जो दाई का काम करती हैं उनके लिए पारिश्रमिक काम कर नहीं मिलता। राज्य शासन द्वारा प्रस्तुति कार्य संपन्न कराने वाली महिलाओं को दाई को प्रस्तुति सहायता के लिए 500 रुपये की दर से प्रोत्साहन स्वरूप पारिश्रमिक राशि भुगतान दिया जाता है। यह राशि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जानकारी पर जिला अध्यक्ष द्वारा स्वीकार की जाती है। तो कौन देता है, जिसमें चिकित्सा अधिकारी की जानकारी पर ये जिला अध्यक्ष देते हैं। जितनी भी दाई हैं जो ये प्रसव करवाती हैं उनको कितने मिलेंगे, 50 रुपये प्रति दर के हिसाब से मिलते हैं। दाई प्रोत्साहन योजना। अब आती है प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र। प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्रों में कम पढ़े लिखे बाल बालिकाओं को 1 वर्ष के लिए बढ़ईगिरी, टेलरिंग, चर्म शोधन, कपड़ा बुनाई, पट्टा पट्टी निर्माण, बांस उद्योग और चर्म शिल्प प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में शिक्षावृत्ति में अतिरिक्त औजार और उपकरण अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। जो हैं क्या है, प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास के लिए सब प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र उनको पढ़े लिखे, जितने पढ़े लिखे हैं उनको लिए क्या कौशल देने के लिए इनको स्टार्ट किया जाता है प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण सह उत्पादन मतलब साथ में एक नया व्यवसाय स्टार्ट कर सकें, बढ़ईगिरी कर सकें, टेलरिंग कर सकें, चर्म शोधन कर सकें, कपड़ा बुनाई, पट्टा पट्टी निर्माण या बांस के उद्योग, चर्म शिल्प वगैरह का काम सीख कर ये उनका काम कर सकें। अब आती है बुनाई प्रशिक्षण केंद्र। इसमें हथकरघा व्यवसाय को आधुनिक स्वरूप देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बुनकरों को बुनकाई कर्ता का प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रशिक्षण की अवधि में जो छात्रवृत्ति होती है, शिष्यवृत्ति उनको मिलती है। इसको क्या मिलेगी, बुनाई प्रशिक्षण में उनके लिए शिष्यवृत्ति भी मिलती है और उनको सिखाया जाता है बुनाई वगैरह। अब आती है अस्वच्छ धंधों का व्यवसायीकरण। अस्वच्छ धंधे में संलग्न अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार योजनागत निम्न अनुसार लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण द्वारा प्रदाय किया जाता है। इसमें सूखे शौचालयों को फर्श में परिवर्तन करना, कच्चा मैला गाड़ी का कार्य करना, व्हील वेरोज या मैला सफाई के औजार का कार्य करना, सेप्टिक टैंक नाली सफाई हेतु मशीनों का कार्य करना, सफाई कामगारों के लिए मजदूर दस्ताने और पंजे का कार्य क्रय करना, ट्रांजिट होम और झूला घर का निर्माण नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र में करना, नगर पालिका और नगर निगम में क्या करना, ट्रांजिट होम और झूला गृह का निर्माण करना, पार्किंग शेड का निर्माण करना, मृत पशुओं का चर्म निकालने के शोधन हेतु पार्किंग शेड का निर्माण करना, सेप्टिक टैंक मैला कचरा वाहन के लिए भू स्तर पर टंकी, ओवर हैंड पंप और कुएं का निर्माण करना। भू स्तर पर टंकी और ओवर हैंड पंप पर कुएं का निर्माण करना। अब आते हैं क्या, परिवार मूलक कार्यक्रमों में बैलगाड़ी का प्रायः मृत मवेशियों का चमड़ा, हड्डी, मांस आदि ढुलाई हेतु अस्वच्छ धंधों में कार्यरत लोगों की प्राइमरी स्कूल, अन्य कार्य जो उनके जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं, ये योजनाएं इनमें चलाई गई हैं। जो अस्वच्छ या फिर
हाँ, आज स्वच्छ धंधों में लगे हुए हैं, उनका व्यवसायीकरण करना, मतलब उनको अच्छे स्तर में लाना या फिर व्यवसाय बना देना उनको, तो ये काम इसके अंतर्गत किए जाते हैं। स्वरोजगार योजना अनुसूचित जाति के शिक्षित, बेरोजगार और पारंपरिक व्यवसाय वाले युवाओं को स्वयं का रोजगार कराने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों और जिला अंत्यावासीय सहकारी विकास सहमति के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो ये किसके लिए कराते हैं? जो यदि कुछ करना चाहते हैं तो रोजगार के लिए उनको राष्ट्रीयकृत बैंक से या फिर जिला की जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी विकास समितियां होती हैं उनसे उनको ऋण उपलब्ध कराया जाता है स्वरोजगार के लिए। कृषि विकास कार्यक्रम, इसमें अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को खेती करते और उनके पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं होती, इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है उनके माध्यम से सिंचाई नलकूपों का निर्माण कराया जाएगा, पुराने कुएं की मरम्मत कराई जाएगी, डीजल विद्युत पंपों का प्रदाय किया जाएगा और जनरेटर योजना भी अनुदान देगी। तो ये क्या है? कृषि विकास योजना के अंतर्गत उनको कृषि के लिए साधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। कि कौन करवाएगा ये? तो ये करवाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम होते हैं वो करवाएगी। अब आते हैं अनुसूचित जाति बस्तियों का सघन विकास। विशेष घटक योजना के अधीन अनुसूचित जाति की बस्तियों के पहुंच मार्ग का निर्माण, मरम्मत, बस्तियों में सड़क पुलियों का निर्माण, पक्की नालियों का निर्माण, समुदाय भवन, छात्रावास और आश्रम विभाग के निर्माण, पेयजल व्यवस्था आदि का कार्य कराते हैं। अनुसूचित जातियों में बस्तियों की जो सघनता होती है उसका विकास करना, मतलब सघन बस्तियां हैं, कहीं से जाने की जरूरत नहीं है, तो पहले क्या करवाएंगे? मार्ग का निर्माण करवा देंगे, बस्तियों की सड़क अच्छी बनवा देंगे, उन्हें नालियां हैं तो पुलियों का निर्माण करवा देंगे, पक्की नालियां बनवा देंगे, सामुदायिक भवन बना देंगे, छात्रावास बना देंगे और आश्रम विभाग भवन की और पेयजल व्यवस्था की सुविधा किसके अंतर्गत की जाती है? अनुसूचित जाति बस्तियों के सघन विकास में की जाती है। अब आती है प्रतिष्ठा योजना, राष्ट्रीय कार्यक्रम है ये। इस योजना के अंतर्गत सिर पर मैला ढोलने वाले की जो कुप्रथा थी उसको शीघ्र समाप्त करना इसके अंतर्गत आता है। सफाई कामगारों को मुक्त कराना और रहवास और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने की व्यवस्था इसमें की गई है और उनके जीवन स्तर सुधर सकता है इससे। क्या है ये? प्रतिष्ठा योजना। इसमें उनकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उनको स्टार्ट किया गया है। मैला ढोने वाली कुप्रथा को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की योजना है ये। अब आती है टांट्या भील स्वरोजगार योजना। टांट्या भील स्वरोजगार योजना, योजना का नाम क्या है? टांट्या भील स्वरोजगार योजना। योजना का उद्देश्य क्या है? टांट्या भील योजना के तहत शिक्षित, बेरोजगार, आदिवासी हितग्राही युवक युवतियों को बैंक के माध्यम से ऋण मुहैया कराना, कि मतलब खुद का रोजगार खोल सकें, स्वरोजगार बना सकें, तो बैंक के द्वारा जो पढ़े लिखे बेरोजगार आदिवासी युवक युवतियां हैं उनके लिए ऋण मुहैया कराना। इसमें वित्तीय सहायता कितनी दी जाती है? तो जो शिक्षित युवक और युवका हैं उनको बैंक के द्वारा 50,000 रुपये की राशि से 25 लाख की राशि के निम्नानुसार वित्तीय सहायता दी जा सकती है। 25,000 से 2.5 होंगे, 2.5 लाख रुपए इनको दिए जा सकते हैं। प्रति इकाई अनुदान, मतलब इसमें 30% अधिकतम रुपये 3 लाख तक का होता है। इसको अनुदान कितना देना पड़ेगा? 30%, अर्थात 3 लाख रुपए तक का दे सकते हैं ये अनुदान। 5% ब्याज होता है इसमें, बैंक गारंटी देता है, कोई मार्जिन मनी नहीं होती और 25 लाख की सीमा से अधिक ऋण राशि पर बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज का भुगतान और गारंटी की व्यवस्था हितग्राहियों द्वारा स्वयं वहन की जाएगी। मतलब 25 लाख ज़्यादा ले रहे हो तो जितनी भी वो होंगे ब्याज का भुगतान होगा वो स्वयं भरना पड़ेगा। उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त अन्य योजनाएं भी हैं जो कि संवर्ग में के लिए हैं। इस योजना में आदिम जनजाति के लिए दी गई हैं। विस्तृत जानकारी मध्य प्रदेश में योजना और उनका मूल्यांकन अध्ययन में से ली गई हैं। जितनी भी योजनाएं किसके द्वारा ली गई हैं? मध्य प्रदेश अनुसूचित अनुसंधान विकास संस्थान और उनके प्रकाशन भोपाल से ली गई हैं। तो टांट्या भील का क्या है? स्वरोजगार उपलब्ध कराना, बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना। कितने तक का? 50,000 से 25 लाख तक का ऋण मिल सकता है, 30% अधिकतम अनुदान तक और 5% इसमें ब्याज होता है और बैंक इसमें गारंटी देती है। यदि 25 लाख से ज़्यादा लेते हो तो खुद भरना पड़ेगा भैया, जितना ही ब्याज आएगा वो। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास हेतु निगम संस्थाएं। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास हेतु निगम संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम,
वित्त एवं विकास निगम। उद्देश्य क्या है इसका? मध्य प्रदेश के आदिवासियों का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास करना। इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासियों का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास करना, शोषण समाप्त करना और विकसित कर गरीबी रेखा से उनको ऊपर उठाना। उनका शोषण समाप्त करना है और उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। इनके उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इनको सुविधाजनक एवं ऋण अनुदान उपलब्ध कराना है। इनको ऋण भी उपलब्ध कराना है, अनुदान उपलब्ध कराना है और सुविधाजनक ऋण हो वो उपलब्ध कराना है। नियम क्या है? तो इनके नियम के दायित्व हैं कि प्रदेश में आदिवासी वर्ग के युवक युवताओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए स्वरोजगार हेतु आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा संचालित स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से इनको ऋण दिलाकर स्वावलंबी बनाया जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत दिया जाता है? आदिवासी वित्त विकास निगम के अंतर्गत इनको ऋण दिया जाता है। निगम से संबंधित सामान्य जानकारी इस प्रकार दी गई है। निगम की स्थापना मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना इंडियन कंपनी एक्ट 1956 की धारा 25 के अंतर्गत की गई है। तो इसकी स्थापना कैसे हुई है? निगम की जो आदिवासी वित्त एवं विकास निगम है इसकी स्थापना कैसे हुई है? तो इसकी स्थापना की गई है इंडियन कंपनी एक्ट 1956 की धारा 25 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। इसमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ग्वालियर द्वारा इसका पंजीकरण दिनांक 29/9/1954 को किया गया था। तो इसका पंजीकरण कब किया गया है? तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ग्वालियर के द्वारा किया गया था। इसका पंजीयन 19/9/1994 को। निगम द्वारा आर्थिक एवं स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन दिनांक 1 अप्रैल 1995 को प्रारंभ किया गया। 1 अप्रैल 1995 को इसका प्रारंभ किया गया था कार्य। निगम की अधिकृत अंश पूंजी क्या है? तो निगम की अधिकृत अंश पूंजी है 50 करोड़ रुपए। इसमें राज्य शासन का हिस्सा 51% और इसमें केंद्र का हिस्सा 49% है। इसमें केंद्र कितना देती है? 49% देती है और राज्य कितना देती है? 51% देती है। निगम द्वारा संचालित योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। तो इसमें कौन कौन सी संचालित की जा रही हैं योजनाएं? तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। खुद रोजगार बना लो और युवा उद्यमी करने लगे तो युवा उद्यमी योजना। ये थी किसकी? मध्य प्रदेश आदिम वित्त एवं विकास निगम की मुख्य काम। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। 29/9/1994 को इसको मान्यता दी गई थी। 1 अप्रैल 1995 से इसने काम प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत की गई थी। तो मध्य प्रदेश में इंडियन कंपनी एक्ट 1956 की धारा 25 के अंतर्गत इसने काम करना प्रारंभ किया था। अब आते हैं वन्य प्रकाशन की स्थापना 1980 को मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति, आदिम जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण के उपक्रम के रूप में की गई थी। तो 1980 में बनाया गया है वन्य प्रकाशन। इसकी स्थापना कैसे की गई है? आदिम जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। वन्या का पंजीकरण मध्य प्रदेश के फार्म एवं सोसाइटीज मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा किया गया है। तो इसका वन्या का पंजीकरण किसके द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश फार्म एवं सोसाइटी मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्य मतलब वन्य योजना के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हित और आदिवासी संस्कृति से संबंधित श्रेष्ठ साहित्य को आदिवासी समाज में पहुंचाना। जो उनकी क्या है? संस्कृति है, उनकी श्रेष्ठता है, श्रेष्ठ साहित्य को कहाँ तक पहुंचाना? आदिवासी समाज में पहुंचाना। नव साक्षर और शिक्षित आदिवासियों के लिए श्रेष्ठ साहित्य की खरीदी और निर्माण और प्रकाशन का वितरण करना। मतलब जो शिक्षित हैं, साक्षर हैं, उनके लिए क्या करना? श्रेष्ठ साहित्य की खरीदी करना, निर्माण करना और उनको प्रकाशन और वितरण करना। इसमें प्रमुख आदिवासी बोलियों की श्रेष्ठ साहित्य एवं पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करना। इसमें जो आदिवासी जनजाति हैं उनकी बोलियों से श्रेष्ठ साहित्य उन्हीं की बोली में और पाठ्यक्रम पुस्तकों का प्रकाशन करना। आदिवासी क्षेत्र एवं आदिवासी जनजातियों से संबंधित मूल्यवान पुराने अभिलेखों का संपादन करना, प्रकाशन एवं पूर्व प्रकाशित दुर्लभ साहित्य का पुनर्प्रकाशन करना। मतलब इनके जीवन से जो रिलेटेड हैं उनके पुराने पुराण, उनके प्रकाशन और जो पूर्व प्रकाशित दुर्लभ साहित्य हैं उनका फिर से प्रकाशन इनको मुहैया कराना।
आदिम जाति आदिवासी क्षेत्रों में अनुसंधान सामग्री का प्रकाशन करना, जितनी भी अनुसंधान सामग्री हैं उनका भी प्रकाशन करना। आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति, महापुरुष से संबंधित चुनी गई सामग्री प्रकाशन और उनसे संबंधित प्रकाशीय सामग्री का मूल प्रकाशन एवं अनुबद्ध कर प्रकाशन और आदिवासी क्षेत्रों में उनका वितरण करना। तो क्या करते हैं, जो जितने ही प्रकाशन संबंधित चीज़ें हैं वो उनका प्रकाशन करते हैं। अन्य प्रकाशनों के द्वारा प्रकाशित चुनी गई पुस्तकों को आदिवासी क्षेत्र छात्रों और संस्थाओं के लिए खरीद एवं वितरण कर उनकी विशेष संस्करणों का प्रकाशन करना। आदिम जाति या आदिवासी संस्कृति का अनुरक्षण और उनके प्रसार के लिए आवश्यकता अनुसार सामग्री का संकलन करना और प्रकाशन करना। संचालन मंडल की सहमति से अन्य कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना, जिनसे अनुसूचित जाति आदिवासी एवं छात्राओं के शैक्षणिक स्तर का उन्नयन हो सके और उन्हें निमित्त दान एवं आर्थिक सहायता देना। क्या है इसमें, संचालन मंडल की सहमति से अन्य कल्याणकारी योजना को क्रियान्वित करना, जिनसे अनुसूचित जाति और आदिवासी छात्र छात्राएं हैं उनके शैक्षणिक स्तर में और उन्नयन हो सके, उनको निमित्त दान दिए जाएं और उनकी आर्थिक सहायता देना। किसके अंतर्गत आता है, ये सब आते हैं वान्य प्रकाशन के अंतर्गत। इसको कब स्टार्ट किया गया था, तो उनको 2080 में स्टार्ट की गई थी इसकी स्थापना। किसने की थी, मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति और अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अब आते हैं उद्यमी विकास संस्थान। उद्यमी विकास संस्थान मध्य प्रदेश, इसकी स्थापना उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना 20 मार्च 1980 को की गई थी। उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना 20 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अनुक्रम के रूप में स्टार्ट किया गया था। तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, देखो उद्यमी विकास और बनान। ये जो वन्य प्रकाशन था वो वन्य प्रकाशन और उद्यम विकास संस्थान ये दोनों 80 में बनाई गई हैं, और जो उद्यम विकास संस्थान है वो 20 मार्च 1980 को बनाई गई थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा आदिम जाति अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा इसको बनाया गया था। इस संस्थान का पंजीयन फार्म एवं सोसाइटी मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई है। इसके जो संस्थान है का जो पंजीयन फार्म है वो सोसाइटी मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा किया गया है। संस्थान का पंजीयन क्रमांक 8874 है। संस्थान के मुख्य उद्देश्य क्या है, मध्य प्रदेश में आदिवासी अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थियों को उद्योग व्यापार प्रारंभ प्रशिक्षण आर्थिक एवं तकनीकी सहायता, उनको उत्पादन और उनके लिए शैक्षणिक प्रशिक्षण आर्थिक तकनीकी सहायता, उत्पादन और उनके विपणन में सहायता करना। उद्यमों को जितने भी उद्यम हैं उनको मार्गदर्शन समन्वय और नियंत्रण करना। ये किसके अंतर्गत आता है, जो ये इनके अंतर्गत आता है। उद्यमी विकास केंद्र की स्थापना करना, उद्यम विकास संस्थान के द्वारा इसको बनाया गया है। इसमें क्या करते हैं, उनको प्रशिक्षण मतलब प्रारंभिक प्रशिक्षण देना, आर्थिक और तकनीकी सहायता देना, उत्पादन और प्रशिक्षण आर्थिक तकनीकी सहायता देना, उत्पादन और विपणन सहायता देना इनके अंतर्गत आता है, और समन्वय और नियंत्रण करना मार्गदर्शन भी देना इसी के अंतर्गत आता है। उद्यमी विकास केंद्र उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करना, गतिविधियों का संचालन करना और मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करना, मार्गदर्शन करना नियंत्रण करना, गतिविधियों का संचालन करना और उद्यमी केंद्र उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करना। शासन द्वारा स्थापित ऐसे उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र और अन्य संस्थाओं का संचालन करना, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करना जिनके लिए शासन संस्थान को अधिकृत करता है। तो शासन द्वारा स्थापित ऐसे उत्पादन का या सह प्रशिक्षण केंद्र अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित या मार्गदर्शन या नियंत्रण करना जिनके शासन संसाधनों द्वारा अधिकृत करते हैं। संस्थानों को और उद्यमी इकाइयों को उद्यम स्थापित करने में सहयोग देना, संस्थानों में समृद्ध करना और उनका मार्गदर्शन करना। शासन के अथवा शासकीय संस्थानों और अन्य संस्थानों द्वारा संबद्ध उद्यमी के लिए एजेंट के रूप में कार्य करना और उसके लिए आवश्यकता अनुबंध कराना। क्या क्या काम करती है, शासन के लिए
शासन के लिए शासकीय संस्थान एवं संस्थान के लिए उद्यमियों के लिए एजेंट बनकर काम करती है और उनका अनुबंध करती है। संस्थानों को उद्यमी वर्ग के लिए इकाइयों को उद्यमित स्थापित करने के लिए सहयोग देती है, सहायता देती है और उनको समन्वय करने के लिए मार्गदर्शन भी प्रोवाइड कराती है। यह शासन के द्वारा स्थापित ऐसे उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र और संस्थानों का संचालन मार्ग नियंत्रित करती है और उनका प्रशासन करती है। यह उद्यमी विकास उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करती है और गतिविधियों का संचालन और मार्गदर्शन तथा नियंत्रण करती है। मध्य प्रदेश में जो आदिवासी अनुसूचित जाति हैं उनकी आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों के लिए उद्योग और व्यापार प्रारंभ प्रशिक्षण, आर्थिक तकनीकी सहायता, उत्पादन और उनके प्रशिक्षण, आर्थिक तकनीकी सहायता, उत्पादन और उनके विपणन में सहायता करती है और उद्यमों के मार्गदर्शन एवं समन्वय का नियंत्रण करती है। ये उसके उद्देश्य हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 20 मार्च 1980 को इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के द्वारा उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई। थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।